हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार का जो बीपीएससी 69 है, इसकी परीक्षा नियर है, समय कम है और इसके लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। क्योंकि आए हुए जो प्रश्न होते हैं ना, वही हमारी परीक्षा में अगर दोबारा से पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राचीन भारत का इतिहास लेके आए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, जो आज तक की जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की, तो उसको ही यहाँ पे हम देखने वाले हैं और प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम देख लेते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अंजीरा से, ऑप्शन नंबर बी है दम्ब सदात से, ऑप्शन नंबर सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़ से और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जहाँ से पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ से ही पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, और आप ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, कैलकोलिथिक युग यानी कि ताम्रपाषाण युग को ही कैलकोलिथिक युग कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखिए, हड़प्पा में जो मिट्टी होती थी, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उसमें लाल रंग का प्रयोग साधारणतः किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो युगों को बताना है, इसका क्रम भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक युग, ऑप्शन नंबर बी है प्रागैतिहासिक युग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर ऐतिहासिक युग और ऑप्शन नंबर डी है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए, ऐसे साक्ष्य जो चित्रों के माध्यम से भाव रूपक थे, आद्य ऐतिहासिक काल, जिनको आप पढ़ नहीं सकते थे, तो इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, वो भी आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जा रही है, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन नंबर सी है पूजा स्थल, ऑप्शन नंबर डी है कला और वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे बतानी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह बताना है कि कौन सा जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी नागपट्टनम। ठीक है, नागपट्टनम। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो हड़प्पा का एक बंदरगाह था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम
सही हो जाएगा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये है हड़प्पा कालीन बंदरगाह, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का जो हल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जहाँ से प्राप्त हुआ है ये है आपका बनावली से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? देखिए, जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लोथल और ऑप्शन नंबर ई क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये बताना है कि जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा आपका कहाँ पे स्थित है? तो खंपात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल मतलब लोथल जो है ये आपका खंपात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से आपको पक्की ईंट की बनी हुई हल की जो प्रतिकृति या आकृति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित कौन कौन थे? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ए. स्मिथ, ठीक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन संबंधित नहीं थे। तो देखिए, के.एन. दीक्षित भी संबंधित हैं, आर.डी. बनर्जी भी संबंधित हैं, और एम.एस. वत्स भी संबंधित हैं, जबकि आपके वी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोगस कोई के संबंध में है। बोगस कोई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हर बार परीक्षाओं में लगभग पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ से किस 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो उस नदी का नाम बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पारुषणी, ठीक है, पारुषणी। तो
इनमें से चारों में से पारुश्री एकदम सही आंसर हो जाएगा। पारुश्री जो नदी थी, ठीक है, वो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर है ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है आपका वो पूर्णतः सोम से संबंधित है। देख सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल जो है आपका वो सोम से संबंधित है, जिसमें 114 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जैसा कि अभी डिस्कस किया गया था, सोम और इस पेपर नामांकित जो देवता हैं उनसे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पुस्तक का नाम बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद में, भगवद गीता में, उपनिषद में या यजुर्वेद में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है विश्वामित्र। और यह मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? 3रे मंडल से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? देखिए, परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, वैशेषिक जो है वो दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, उन्होंने ही कहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और वैशेषिक ने ही महर्षि कणाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो वैशेषिक जो है आपका परमाणु सिद्धांत से संबंधित है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महर्षि कणाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, मगध में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में ही महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु बतानी है, तो उनकी जो मृत्यु है ये आपकी पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य का नाम बताना है उनके। तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, जमाली, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जो शिष्य था वो जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है बताइए? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14 पूर्व। निम्नलिखित में से जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है ये आपका 14 पूर्व होगा।
यानी 19 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सारनाथ में, एकदम सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ध्यान रखिएगा, जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और यह उपदेश दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत उसके समाधान से संबंधित था और इसे ही 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। यानी दुख है, दुख का कारण है और ऐसे करके है, देख सकते हैं, दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित था। 4 आर्य सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। पहला उपदेश आपको अच्छे से याद होगा कि सारनाथ में हुआ, दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 3 पिटक थे जो कि बौद्ध धर्म में थे। ठीक है, जिनका नाम है विनय पिटक, जो संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षा मिलती है। सुत्त पिटक, जो महात्मा बुद्ध के वचन से संबंधित था। अभिधम्म पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित था। इस प्रकार डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो त्रिरत्न है, ये त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, लेकिन वहीं अगर त्रिरत्न की बात की जाती है तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, जिसमें दर्शन आएगा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और आत्मदमन, रीति व रिवाजों की स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, दिए हैं 4, तो इसमें आपका आत्मदमन एकदम सही हो जाएगा। आत्मदमन नहीं संबंधित है, बाकी चीज़ें सब सही सुमेलित हैं या सही संबंधित हैं उनसे, जैन धर्म से बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था? ये बताना है आपको कि वो अपने वंश के किस पीढ़ी का था। तो ऑप्शन आपके सामने है, तीसरे वंश का, चौथी वंश का या 5वें का या 6ठे का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी 5वीं वंश पीढ़ी का था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीविकों के, थारुओं के, जैनों से या यांत्रिकों के? ठीक है, तो तांत्रिकों के ने। ठीक है, तो आजीविकों ने जो है आजीविकों के आश्रय गृह के लिए ही बराबर की गुफाओं का उपयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने का जो काल था उसका पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में ही बराबर या तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के नाम का नाम बताइए। तो देखिए, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे इनका नाम है, ऑप्शन देख लेते हैं, आनंद या राहुलोभद्र या फिर मक्खली गोसाल या उपाली। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा? सी, यानी मक्खली गोसाल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयन। उदयन जो थे ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की स्थापना, देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी यानी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और यह नगर जो है शिशुनाग वंश या नंद वंश मौर्य वंश की राजधानी भी रहा है। कौन? पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी उदयन ने के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवियों के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, यानी लिच्छवियों के द्वारा जो है सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो थे वो वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। ध्यान रखिए, वज्जी संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछी जा रही है कि वो कौन सी थी। तो आप देख सकते हो ऑप्शन, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो राजगृह या गिरिव्रज जो थी उसकी प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु जिस वंश से संबंधित था उस वंश का नाम क्या था? देखिए, मौर्य वंश ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी नंद वंश या ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी हर्यक वंश। हर्यक वंश के समय पे ही अजातशत्रु का वंश था। ठीक, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोट्स के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? ठीक है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी?
देख सकते हो ऑप्शन विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विलियम जोन्स, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 35, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ए कनिंघम ने, या ए एच दानी ने, या ब्यूलर ने, या जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जो है इसको पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इग्नोर ना करें, अच्छे से सोच समझे और ध्यान से देखें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ कर मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी, देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है। ऋग्वेद तो पता ही है आपको, जो विश्वामित्र की है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार इंडिका की अगर बात की जाती है तो ये आपकी मेगास्थनीज की पुस्तक है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिका का लेखक कौन है? तो जैसा कि भी बताया मेगास्थनीज, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था, किसका था? ऑप्शन देख सकते हैं, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, तो सेल्यूकस का दूत था, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक थे, अवंती वर्मा थे, नंदी वर्धन थे, या बृहदत्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि बृहदत्त जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो बृहदत्त थे। बृहदत्त की हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 184 ईसा पूर्व में। उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी उन्होंने। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक है, रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं ये किस में वर्णित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूनागढ़ में ही से संबंधित हैं, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ का, बृहदत्त का, खारवेल का, या हुविस्क का। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो खारवेल थे ये जैन धर्म में के प्रति ज़्यादा भारी झुकाव रखते थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस से संबंधित थे? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, या फिर सातवाहन वंश से, या रठ भोजक वंश से, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। ठीक है, खारवेल के इतिहास अध्ययन का जो एकमात्र साधन था वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्रगुप्त को ही प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्त सम्राट जिन्हें हूणों को किसने पराजित किया था? ऐसा गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने ही हूणों को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। हूणों का पहला जो भारत पर आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ। और यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में हूणों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? अपृहत किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए। देखिए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को या सिंचित भूमि को या घने जंगल वाली भूमि को या जोती हुई भूमि को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो किस भूमि को अपृहत भूमि भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसे अपृहत कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, यानी टर्म है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंग युग ने भारत की यात्रा की। कब की थी सुंग युग ने भारत की यात्रा? संयुग ने, सुंग युग ने। तो इन्होंने 515 से 520 के बीच भारत की यात्रा की थी, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री जो थे सुंग युन, इन्होंने 518 में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है एकत्रित की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो देखिए, ध्यान से रखिएगा, हा से हर्षवर्धन, हा से ही हेनसांग, ये आए थे आपके हेनसांग के शासनकाल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, कौटिल्य की है, इंडिका मेगास्थनीज की है और पुराण ये प्राचीन इतिहास के हैं। और उसके बाद में जो कलहड़ की पुस्तक है ये है राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो किस राज्य में संबंधित था? तो बिहार में ओदंतपुर संबंधित था, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का यह केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन देख सकते हैं, नन्नदेव, नरसिंह देव या फिर विजय देव या फिर हरिदेव। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो नन्नदेव जो थे ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह या राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या गुप्त काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के समय। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं,
डी यानी धर्मशास्त्रों के समय में ही अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए, का से कनिष्क, का से कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क ने बौद्ध सभा आयोजित की थी। और सारी बौद्ध सभाओं का नाम आपको अच्छे से याद होगा। जैसे अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, जस्ट वेट, देखिए ए के, ठीक है। ये पहली वाली जो है अजातशत्रु के टाइम, दूसरी वाली कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी आपकी कनिष्क के टाइम पे। इस प्रकार ये ट्रिक को याद रखिएगा, आपको सारी सभाओं के जो शासक थे उन आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? अब देखिए, बौद्ध संगीति की जगह को भी याद रखना है और उनके टाइम पे जो शासक हुआ करते थे उनको भी याद रखना है, और कब हुई थी उनको भी याद रखना है, उसके बाद में कौन अध्यक्ष था उनको भी याद रखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताई अभी ए के वाली ट्रिक, इसी प्रकार RVPK को याद रखिए, RVPK, ठीक है। रा से राजगीर, वा से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों जो हैं बौद्ध समितियाँ हुई थी, ध्यान रखिएगा इनको क्रम से। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति ये आपकी राजगीर में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं बुद्ध के जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है नीचे। तो यह स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, तो आपको इनका सुमेल करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? तो देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर ये पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा, ठीक है, ऑप्शन मिल चुका है। ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था? तो ये आपका बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में, और निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर महाबोधि मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, और या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे ही महाबोधि मंदिर बना हुआ है बोध गया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कनिष्क के समय में ही इनको एक एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कनिष्क के साथ समय पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी आपकी वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की जो सूची है ये कहाँ पे उपलब्ध होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की का वर्णन मिलता है। पहला आपका जो जनपद है आपका ये है अंग, ठीक है। दूसरा मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स,
कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। ये 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताना है। युग है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की थी कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त जो थे ये गुप्त वंश से संबंधित थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपका वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित था, तर्कशास्त्र से संबंधित था, बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था या रसायन विज्ञान से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता की भर्ती हेतु या धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक से। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सैनिकों की सुगमता के हेतु से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनको देखना है, जिसमें कथन ए और कारण आर दिया गया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, 1 या 2 दोनों सही और व्याख्या भी सही है। 1, 2 दोनों सही, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है, और ए गलत है किंतु आर गलत सही है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी, यानी कि ए आर दोनों सुमेलित हैं पर इसकी व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मगध देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, लगभग 544 से 492 के ईसा पूर्व के मध्य। मगध की जो राजधानी थी वो कौन थी, ध्यान बताइए। देखिए मगध की जो राजधानी थी इसके बारे में ये देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को इस राजधानी बनाया, जो गुप्त काल का तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग जो विवरण है वो मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृषदत्त था। इस वंश का पहला जो राजा था वो जरासंध था, जिससे गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी बतानी कौन सी थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ई एकदम करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद आपको पता होगा कि घनानंद की मृत्यु के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे ही घनानंद की मृत्यु की उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो ध्यान रखिए, विशाखदत्त में चंद्रगुप्त का जो है विस्तृत वर्णन हुआ है। विशाखदत्त की जो पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? तो धनानंद जो थे वो सिकंदर महान के समकालीन थे। अच्छा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, ध्यान रखिएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, जिसमें लकड़ी का महल बना था। अच्छा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो देखिए, अष्टप्रधान का जो गठन है वो किसके समय पे हुआ था, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के टाइम पे ही प्रधान का गठन किया गया था। तो देख सकते हैं, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति ही कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त एकदम सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 673। देखिए, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख। ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें वर्णन मिलता है कि अशोक का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी यानी श्रीलंका जो था वो सम्मिलित नहीं था, बाकी कलिंग, अफगानिस्तान या बिहार सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध में, पाटलिपुत्र में या समस्तीपुर में या राजगृह में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में ही अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जैसा कि अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी यानी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में की कौन सी जो लिपि थी वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं पूछा जा रहा है। तो ऐसी एकमात्र लिपि थी जो कि खरोष्ठी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो क्या था?
तो ऑप्शन देख सकते हैं, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे अपने अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो शासन कला के सिद्धांत एवं अभ्यास पर आधारित थी, या फिर विदेशी नीति पर आधारित थी, आर्थिक संबंध से, धन संचय से। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है, जिसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जिसमें राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है, जो कि है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, ये 7 हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो देख सकते हैं कि ये एक अज्ञात लेखक ने लिखी है, जिसका वर्णन अभी तक किया नहीं जा सका है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है ये कहाँ पे उपलब्ध है? तो इंडिका में है, ध्यान रखिएगा, इंडिका में है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्सुंग, ऑप्शन नंबर बी मेनांडर, ऑप्शन नंबर सी विमकटफिशस, ऑप्शन नंबर डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? सी, यानी कि विमकटफिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की जो गांधार शैली है निम्न में से किसके समय फली फूली? तो ये ऑप्शन नंबर ए है कुषाणों के समय, ऑप्शन नंबर बी है गुप्तों के समय, ऑप्शन नंबर सी है अकबर के समय, या ऑप्शन नंबर डी मौर्यों के समय। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कुषाणों के समय में गांधार कला जो है वो फली फूली। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो जैसा कि अभी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने की थी? तो कनिष्क ने कश्मीर में की थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया?
तो सुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने राज्य किया? तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पे राज किया। तो सुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति अपने आमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। ठीक है, और वासुदेव ने ही जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वो था कर्णवंश या कण्वायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। सुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख से, या फिर जूनागढ़ स्तंभ लेख से, हाथी गुम्फा लेख से, या सारनाथ लेख से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हाथी गुम्फा लेख से इनका नाम जुड़ा हुआ है। नगरों का जो क्रमिक पतन है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल या प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन युग। तो गुप्त काल जो है एकदम सही हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन है इसी काल में स्टार्ट हुआ, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा जो बंदरगाह है उसका उपयोग किया जाता था? तो ये इसके साथ ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों का व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था भृगुकक्ष या बडौस था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। और इसके अलावा ही कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या रखी गई थी? तो ये रखा गया था उपज का छठा भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो पार्थियन की थी, या हिंद यूनानी लोग की थी, या फिर कुषाण की थी, या फिर गुप्तों की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुप्तों की थी। इनमें से किसकी पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी भास्कर, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था? सुश्रुत या शूद्रक, सौमिला या शौनक। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे एकदम सही होगा? तो ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, ई ऑप्शन एकदम सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सॉन्ग के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने
अध्ययन किया था? नालंदा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मथुरा। मथुरा सबसे ज़्यादा सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था जब वो हेनसोंग भारत की यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाढ़ निवासी था, कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? तो देख सकते हैं इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कभी कभी ईस्वी को, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 72 के समय पे भारत की भ्रमण किया था, बिहार का भ्रमण किया था, सॉरी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन देख सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या रामगुप्त, या फिर श्रीगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे ही फाहियान भारत में आए थे, भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा एवं सुमात्रा से। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत तथा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बालपुत्र देव एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो मुसलमान थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ही पतन किया था। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार? ठीक है, तो चंदेल शासक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब वंश का जो है संगम साहित्य में वंश नहीं हुआ है, जबकि चेर चोल पांडे का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे ये थे विशाख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंदबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय ने राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबरदाई ने
पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने ही कुमार संभवम पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन नामक पुस्तक हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, हर्षचरित्र जो पुस्तक है ये बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के बारे में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चोल काल के किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम पंचायत से संबंधित था चोल काल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा चोल यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे उनके आकर्षण द्वार कहलाते थे गोपुरम, ध्यान रखिएगा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपुरम कहलाते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारी प्राचीन भारत थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए इनको देख लेते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते थे। पांड्यों चोलों के राजवंश में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते रहे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता में अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की जो विशेषता है मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।